हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? मस्त, बढ़िया। चलिए, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें मैं यहां कर दूं। बच्चों के कॉल और मैसेज आ रहे हैं, थोड़ी सी कंफ्यूजन है बच्चों के अंदर। पहली चीज बेटा, एक बार हम लोग ऑलरेडी पूरा कंप्लीट सिलेबस खत्म करके चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। जी हां, 2026 चल रही है ये। इससे पहले हम लोग ऑलमोस्ट कंप्लीट सिलेबस को अपलोड कर दिया है। यूट्यूब पे अवेलेबल है, वहां पर उन लेक्चर्स के नोट्स भी अवेलेबल हैं। तो यानी कि जो हमारे पास ओल्ड लेक्चर है वो आपको चैनल के होम पर मिल जाएंगे। चैनल पे क्लिक करोगे, वहां पे होम दिखाई देगा आपको। होम पे क्लिक करोगे, ठीक है ना, होम शॉर्ट्स वीडियो दिखाई पड़ता है। तो होम पे जाओगे तो पूरे फोल्डर्स बने हुए हैं, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, सारे फोल्डर बने हुए हैं। वहां से आप बाकायदा पूरी स्टडी कर सकते हैं, जो बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट में करना चाहते हैं। ठीक है, जो बच्चे ऐप पर हैं उनके लिए भी ये ओल्ड लेक्चर्स ऐप पे भी अवेलेबल है। यूट्यूब पे बार-बार नहीं जाना है, कोई बात नहीं, ठीक है, और यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। अब बात करते हैं ये जो नए लेक्चर अपलोड कर रहे हैं। नए लेक्चर की वजह से कुछ बच्चों में कंफ्यूजन है कि अभी जस्ट लेक्चर्स को अपलोड करना स्टार्ट किया, इससे पहले लेक्चर्स नहीं थे। तो लेक्चर्स ऑलरेडी एक बारी थे। अब न्यू लेक्चर्स का मतलब हर एक चीज एडवांस, ठीक है। अब तो एआई टेक्नोलॉजी भी आ गई है, तो हर चीज यहां पर एडवांस कर दी है, इनहैंस कर दी है। पुराने लेक्चर का मतलब ये नहीं कि वो बेकार हो गए, वो भी उतने ही इफेक्टिव है। बट जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन है, यहां पर हिंदी भी साथ में हम लोग कवर करके चल रहे हैं। वे ऑफ प्रेजेंटेशन है, सटीकनेस है, और थोड़ा सा और प्रिसाइज लेके चल रहे हैं। ओल्ड लेक्चर्स, जो कुछ लेक्चर्स बहुत ज्यादा डिटेल में है, अगर पढ़ोगे तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ना है तो नए लेक्चर्स को हम काफी प्रिसाइज में लेके चल रहे हैं। ठीक है, जो पिछले 4-5 सालों में पेपर्स हैं उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा कहते हैं कंटेंट को सेट किया है कि बहुत ज्यादा डाइवर्ट ना हो। लेकिन अब आपका एग्जिट एग्जाम है तो दोनों ही जो लेक्चर्स है आपके लिए क्या है, ओके है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर चीजें आपको साथ में हिंदी और थोड़ी सी इनहेंस तो होती है। हर चीज जो भी नए वर्जन के साथ आती है थोड़ी अच्छी होती है। बट जो पढ़ाई के बारे में बात करें, मोबाइल के केस में ऐसा हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में कि पुरानी चीज बेकार होती है, बट पढ़ाई के मामले में पुरानी चीज बेकार नहीं होती। ओल्ड लेक्चर्स गोल्ड होते हैं। ठीक है, तो यहां पर स्पेशली खास चीज क्या है, चीजें इनहैंस है, साथ में आपको हिंदी मिल रही है। हिंदी वाले बच्चों की शिकायत थी पिछले कई सालों से कि सर हिंदी में भी नोट्स और लेक्चर्स को अवेलेबल करवाइए। ठीक है, तो नोट्स और लेक्चर आपके हिंदी में अवेलेबल रहेंगे। केवल यहां पर थोड़ा सा दिक्कत क्या है कि जो लाइव क्लासेस ले रहा हूं ऐप पर मैं, ठीक है ना, वही लाइव क्लासेस को अभी मैं अपलोड कर रहा हूं क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है, अलग से रिकॉर्डिंग करना पॉसिबल नहीं है। और एक चीज जो यहां पे थोड़ा सा आपको कुछ बच्चों के लिए ओके है, कुछ बच्चों को थोड़ा सा करते सर दिक्कत आती है। नोट्स बेटा आपको सिर्फ ऐप पे मिलेंगे, यूट्यूब पे नहीं डाल रहे हैं, डायरेक्ट ऐप पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप ऐप पे जाएंगे, सब्जेक्ट में जाएंगे, सब्जेक्ट में जाकर के चैप्टर खोलेंगे, वो लेक्चर खोलेंगे, वहां पर नोट्स का लिंक, नोट्स जो है पीडीएफ आपको फ्री मिलेगी, आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, वो वहीं पर ही मिलेगी, यूट्यूब पे इस बार नहीं है, हिंदी इंग्लिश वाली। ठीक है, और क्या कहते हैं, ऐप के अंदर वैसे भी आपको सारी चीजें, जिन बच्चों ने ऐप लिया हुआ है वहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एग्जिट एग्जाम की प्रिपरेशन, इसके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं, जो कि अब आपका कंपलसरी होने वाला है, या मान के चलो कि हो गया है। तो आप लोग ढिलाई ना करें। जो इस साल बच्चे हैं डी फार्म के अंदर, खास करके फर्स्ट ईयर वाले, ठीक है, सेकेंड ईयर वालों पे कुछ हद तक तलवार लटकी है। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल होता क्या है, जिस साल से एक्ट लागू होता है उसी साल से बच्चों पे भी वो सारी चीजें लागू हो जाती हैं। लेकिन इस साल जो बच्चे फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हैं उनके ऊपर थोड़ी सी तलवार ज्यादा लटकी है। ठीक है, 1-2 महीने के अंदर वो भी क्लियर हो जाएगा अच्छे से। लेकिन फिलहाल मैं तब भी कहूंगा आप लोग अभी से एग्जिट एग्जाम के हिसाब से प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दें। उसके 2 फायदे हैं, आगे जाके आपको गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की एग्जाम की तैयारी में भी क्या रहेगी, आसानी रहेगी। ठीक है, हम गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम को टारगेट लेके चल रहे हैं 2028, यानी कि इस साल जो बच्चे फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हैं उनकी प्रिपरेशन हम लोग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए साथ के साथ लेके चलेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, बाद बाकी कोर्स का प्राइस कभी हमारा चेंज नहीं हुआ है, वो 1100 रुपए ही है। साथ साथ में आपकी इंस्टॉलमेंट है यहाँ पर, ठीक है, 550 की 2 इंस्टॉलमेंट में आप इसको ले सकते हैं। बाद बाकी आप ऐप को डाउनलोड कीजिए, उसमें जाइए क्या क्या कंटेंट अवेलेबल है। बेसिकली एमसीक्यू, पीवाईक्यू, नोट्स, हिंदी, इंग्लिश, सब चीज वहां पे काफी डिटेल में है। एमसीक्यू टेस्ट वगैरह अवेलेबल है, वो सब जाके आप चेक कर सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर के हर एक सब्जेक्ट का मैंने फ्री किया हुआ है कंटेंट, वहां पे जाके आप उसको चेक कीजिए।
ठीक है, ये कुछ बातें बतानी थी कि चीजें नई नहीं है, चीजें काफी पुरानी चल रही है, चीजों को अब कुछ नए सिरे से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करें आज का लेक्चर, आ जाइए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, कैसे हैं सब लोग? चलिए लेक्चर नंबर 8 और इसके बाद एक लेक्चर और आएगा और उसको हम लोग कल ही करके फिनिश करेंगे, तो ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा लंबी हो गया चैप्टर ये, बट है लंबा चैप्टर है, और क्योंकि ये चैप्टर लंबा भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है ना, यहाँ से कम मिनिमम 10 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। उम्मीद है पुराने चैप्टर पढ़ लिए होंगे, पुराने लेक्चर सॉरी नॉट चैप्टर्स, और उनको समझ लिया होगा। पूरी प्रोसेस हमारी हो चुकी है जो हम लोग कर रहे थे। क्या कर रहे थे आओ देखें जरा। हम लोगों ने रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा था। ठीक है ना, यानी कि हम लोगों ने दवा खाने के तरीके, दवा को खाया था, दवा खाने के बाद दवा हमारी बॉडी में क्या हुई थी, एब्जॉर्ब हुई थी। एब्जॉर्ब होने के बाद बॉडी में कहाँ पहुंचती है, बायोअवेलेबिलिटी। ठीक है ना, तो कॉन्सेप्ट आया था बायो अवेलेबिलिटी का। स्पेलिंग गलत हो गई, ठीक है। एब्जॉर्ब होने के बाद क्या हुई थी बॉडी में, वो डिस्ट्रीब्यूट हुई थी। क्या हो गई थी, डिस्ट्रीब्यूट हुई थी, डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था हम लोगों ने। देन उसका क्या हुआ था, मेटाबॉलिज्म हुआ था, यानी कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन देखा था। और मेटाबॉलिज्म होने के बाद अल्टीमेटली दवा अब क्या हो जाएगी, बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। ठीक है, बॉडी से दवा क्या हो जाएगी, एक्सक्रीट हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। तो लास्ट टॉपिक हमारा ये रहा। तो इसी सीक्वेंस में पहला चैप्टर हमें बस यही बताता है फार्माकोलॉजी में, दवा खाने से लेकर के बॉडी से निकलने तक की सारी प्रोसेस को समझाता है। तो स्टार्ट करें एक्सक्रीशन। क्या है एक्सक्रीशन ऑफ दवा एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स। इट इज अ प्रोसेस बाय विच ड्रग और इट्स मेटाबोलाइट, मेटाबोलाइट याद है ना, मेन ड्रग जब ब्रेक करता है मेटाबॉलिज्म के दौरान तो जो प्रोडक्ट बनते हैं उसे मेटाबोलाइट कहते हैं। तो दवा या उसके जो मेटाबोलाइट है आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी आफ्टर इट हैज बीन मेटाबोलाइज्ड। मेटाबॉलिज्म होने के बाद जो दवा बॉडी से रिमूव होती है, बॉडी के द्वारा बाहर निकाली जाती है, स्पेशली यूरिन के द्वारा, उसको हम लोग एक्सक्रीशन कहते हैं। ठीक है, तो एक्सक्रीशन जो है मेनली वो किडनी करती है। ठीक है, एक्सक्रीशन ऑकर प्राइमरी थ्रू द किडनी, किडनी के द्वारा हो रहा है। यूरिन के थ्रू बॉडी क्या करती है, मेडिसिन को मैंने बताया था वाटर सॉल्युबल बनाती है, पानी में डिसॉल्व होकर के किडनी से फिल्टर करके बाहर निकाल देती है। बट कुछ और भी रूट है, जैसे बाइल है जो कि फीसेस पॉटी के माध्यम से दवा निकलती है, पसीने में कुछ दवाइयां निकलती हैं, कुछ सलाइवा के थ्रू भी निकल जाती है, हम जो सांस छोड़ते हैं उससे भी निकलती है, इवन ब्रेस्ट मिल्क से भी कुछ दवाइयां बॉडी से बाहर निकलती हैं। तो जिस किसी भी रास्ते से दवा बॉडी से बाहर निकलेगी तो वो रास्ता रूट ऑफ एक्सक्रीशन कहलाएगा। मेजर रूट यानी कि सबसे ज्यादा मात्रा में किस रूट से निकलती है, तो वो हमारी किडनी है, ऑर्गन का नाम, और किस माध्यम से, यूरिन के माध्यम से। ठीक है, द एफिशिएंसी ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन इन्फ्लुएंस। ठीक है, जो क्षमता है ड्रग एक्सक्रीशन की वो इन्फ्लुएंस करती है हाउ लॉन्ग जो ड्रग एक्सक्रीट कर रही है हमारी बॉडी, वो प्रभावित करती है कि कितनी देर तक दवा हमारी बॉडी में रहेगी, और उसका जो थेरेपेटिक इफेक्ट है या जो उसका टॉक्सिक इफेक्ट है वो हमारी बॉडी में रहेगा। जितनी देर दवा रहेगी उतनी देर असर करेगी, या उसकी टॉक्सिसिटी रहेगी, वो जैसी बाहर निकल जाएगी उसकी टॉक्सिसिटी और थेरेपेटिक एक्टिविटी खत्म हो जाती है। ठीक है, तो बेसिक एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग ये डेफिनेशन हो जाएगी हमारे पास। देन अब जब दवा बाहर निकल रही है तो यहां पर एक टर्म आता है क्लियरेंस ऑफ ड्रग। ठीक है, क्लियरेंस यानी कि क्लियर होना। कहां से क्लियर हो रही है, दवा जब निकल रही है, दवा को मेटाबोलाइज करके कहां डाल दिया गया है, ब्लड में डाल दिया गया है। अब ब्लड से कितनी मात्रा में, मतलब कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड पर मिनट या पर सेकेंड बिल्कुल दवाई से मुक्त हो जा रहा है, क्लियर हो जा रहा है। ठीक है, द रेट एट विच अ ड्रग इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, किस दर से, किस रफ्तार से दवा बॉडी से बाहर जा रही है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लियरेंस ऑफ द ड्रग कहते हैं।
इसको नापते कैसे हैं? सिंपल, किस रफ्तार से, किस दर से पर मिनट इतनी दवा बॉडी से बाहर निकल जा रही है, तो जो दर है, उसकी रेट है, उसको क्लियरेंस कहा जाता है। इसको जो नापा जाता है, इट इज मेजर्ड एज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड, कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड या प्लाज्मा फ्रॉम विच, जिसमें से ड्रग इज कंप्लीटली एलिमिनेटेड, कितने वॉल्यूम ऑफ ड्रग या प्लाज्मा से, ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है, उससे पूरी तरीके से पर यूनिट टाइम जो दवा है पूरी तरीके से निकल गई है, यानी कि हमारी किडनी उसे निकाल दे रही है बाहर। ठीक है, तो क्लियरेंस रिफ्लेक्ट द एफिशिएंसी ऑफ एक्सक्रीशन एंड मेटाबॉलिज्म। तो क्लियरेंस कहीं ना कहीं क्या चीज दर्शा रहा है कि भाई बॉडी की एक्सक्रीट करने की क्षमता और मेटाबॉलाइज करने की जो प्रोसेस है, जितना ज़्यादा मेटाबॉलिज्म हो जाएगा उतना ज़्यादा एक्सक्रीशन हो जाएगा। अगर मेटाबॉलाइज ही नहीं होगी दवा तो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट नहीं होंगी, वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट नहीं होगी तो बॉडी से बाहर नहीं निकलेंगी। तो मेटाबॉलिज्म वाला पार्ट भी दिमाग में आपके होना चाहिए। ठीक है, मेटाबॉलिज्म क्या कर रहा था, उसको वाटर सॉल्युबल बना रहा था। तो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस की क्या क्षमता है हमारी बॉडी में, उसके बाद हमारा एक्सक्रीशन कैसा है, वो क्लियरेंस के थ्रू हमको पता चल जाता है। ठीक है, चले आगे। अब क्लियरेंस कई टाइप के हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्लियरेंस की बात करें, क्लियरेंस जो है यानी कि ब्लड प्लाज्मा को बहुत सारे जो हमारे ऑर्गन्स है वो फिल्टर कर रहे हैं। तो दो टाइप से बेसिकली यहाँ देखेंगे हम लोग। एक है हमारा रीनल क्लियरेंस, यानी कि जो किडनी क्लियर कर रही है। द वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा क्लियर्ड ऑफ द ड्रग, कितना वॉल्यूम है प्लाज्मा का जो दवाई से क्लियर हो जा रहा है बाय द किडनी पर यूनिट टाइम, किडनी के द्वारा। ठीक है, तो सिंपल हो गया, रीनल क्लियरेंस हो गया। ये किस पे डिपेंड करेगा? रीनल क्लियरेंस ऑब्वियसली बात है, HAP का अगर आपको किडनी वाला वो याद है, यूरिन फॉर्मेशन वाला पार्ट, तो वहां पर दवा का फिल्ट्रेशन कैसा हो रहा है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दवा का सिक्रीशन कैसे है, ट्यूबुलर सिक्रीशन, और उसका ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन कैसा है। ये तीन पार्ट होते हैं हमारे यूरिन फॉर्मेशन में। तो इन तीनों पार्ट के माध्यम से दवा का फिल्ट्रेशन, सिक्रीशन, रीअब्जॉर्प्शन कैसा है वो डिपेंड करेगा किस पे, रीनल क्लियरेंस, मतलब उस इन तीनों चीजों पे हमारा रीनल क्लियरेंस डिपेंड करेगा। बात समझ में आ रही है? देन हमारा हेपेटिक क्लियरेंस है, द वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा क्लियर्ड ऑफ द ड्रग बाय द लिवर, लिवर के द्वारा जो ड्रग को क्या किया जा रहा है, क्लियर किया जा रहा है, वो क्या कहलाता है, हेपेटिक क्लियरेंस कहलाएगा। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करेगा कि लिवर के पास ब्लड फ्लो कितना, भाई जितना ज्यादा ब्लड पहुंचेगा लिवर के पास, लिवर उतनी सारे ब्लड के थ्रू क्या पहुंचेगी, मेडिसिन पहुंचेगी, और उतनी ज्यादा मेडिसिन को लिवर मेटाबोलाइज करके तोड़ेगा। ठीक है, तो क्या कर रहा है, ये डिपेंड करता है हेपेटिक क्लियरेंस कि लिवर के पास ब्लड फ्लो कितना आ रहा है एंड द इंट्रिंसिक एबिलिटी ऑफ द लिवर, और लिवर की खुद की कितनी क्षमता है दवा को मेटाबोलाइज करने की। पता चला लिवर बीमार है, सही से काम नहीं कर रहा है, एंजाइम की कमी है जो हमने पीछे देखा था, तो भी वो काम नहीं कर पाएगा, भले ही ब्लड बहुत सारा उसके पास जा रहा है, मतलब ज्यादा मात्रा में सही से पहुंच रहा है, तो अगर लिवर बीमार है तो मेटाबोलाइज नहीं कर पाएगा। तो लिवर की खुद की जो कैपेसिटी है और लिवर के पास ब्लड फ्लो कैसा है, ब्लड फ्लो का मतलब ये है, मान लो आपको हार्ट प्रॉब्लम है तो हार्ट अच्छे से ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा है, तो दवा का जो फ्लो है लिवर के पास काफी कम रहेगा। जब ब्लड जाएगी ही नहीं लिवर के पास बहुत ज्यादा मात्रा में अच्छे से, तो दवा भी नहीं पहुंचेगी लिवर के पास, उसका मेटाबॉलिज्म भी नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो अफेक्ट डालती हैं। फिर कुछ दूसरे क्लियरेंस है, जैसे कि लंग्स के द्वारा है, स्वेट पसीने के द्वारा है, सलाइवा के द्वारा है, तो इसको हम अदर क्लियरेंस में डाल देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मेन हमारा रीनल, देन हेपेटिक, ये अदर, ये सब मिलाकर के एक टर्म बनता है टोटल क्लियरेंस। टोटल क्लियरेंस कितना है, ये सब मिला करके पर यूनिट टाइम कितना हमारा जो ब्लड है वो ड्रग फ्री हो रहा है। ठीक है, सम ऑफ क्लियरेंस ऑल रूट्स, पूरे रूट्स का मिला करके जो क्लियरेंस होता है। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है ये आपको अभी और आने वाले टाइम में बायोकेमिस्ट्री वगैरह में ये यूज में आएगा, तो अभी से इसको पढ़ लेते हैं। क्या है क्लियरेंस का फॉर्मूला? क्या है, रेट ऑफ एलिमिनेशन अपॉन प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग। प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग कितना है और ऊपर रेट ऑफ एलिमिनेशन को हम लगा देंगे तो हमारे पास क्लियरेंस का फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, इसकी यूनिट होती है ml पर मिनट, कितना ml पर मिनट या लीटर पर मिनट या ml। ठीक है, इस तरीके से हम इसको नापते हैं, तो कोई भी एक यूनिट आप लिख सकते हैं। CL का मतलब हो गया क्लियरेंस। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, ये आपका 1 मार्क्स क्वेश्चन में कई बार MCQ में आता है। क्लियरेंस का फॉर्मूला बताइए। बात समझ में आ रही है? क्लियर है बातें? चाहिए क्या हुआ, टोटल क्लियरेंस। तो ये क्लियरेंस वर्ड क्यों आया भाई, दवा को एक्सक्रीट किया जा रहा है,
कितनी दवा पर यूनिट टाइम एक्सक्रीट हो रही है, यानी कि कितना जो ब्लड है हमारा दवाई से क्लियर हो रहा है। ये सब चीजें क्यों पढ़नी पड़ती हैं भाई? क्योंकि अगर दवा क्लियर ही नहीं होगी और हम मान लो दवा दिन में 3 बार खुराक चल रही है और वो क्लियरेंस उसका है ही नहीं, तो वो दवा बॉडी में इकट्ठी हो जाएगी, टॉक्सिसिटी क्रिएट कर देगी। ठीक है, तो क्लियरेंस टर्म्स ऑटोमेटिक, जब आप एक्सक्रीशन पढ़ते हैं तो क्लियरेंस टर्म्स आपको समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो क्लियरेंस टर्म्स क्यों आए यहाँ पर, ये बात क्लियर हुई। क्लियरेंस के बाद नेक्स्ट टर्म जो आता है हमारे पास वो आता है प्लाज्मा हाफ लाइफ ऑफ ड्रग। ये भी आपका एक्सक्रीशन से ही जुड़ा हुआ है। प्लाज्मा हाफ लाइफ मतलब कितनी देर में जो दवा है वो अपने, मान लो 500 mg खाई तो अब कितनी, वो 250 mg रह जाएगी, ऐसा समझिए मोटा मोटा। ठीक है, इट इज अ टाइम रिक्वायर्ड। ये प्लाज्मा हाफ लाइफ क्या है? वो टाइम है फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द ब्लड स्ट्रीम या प्लाज्मा टू डिक्रीज बाय 50%। प्लाज्मा में दवाई का जो परसेंटेज, जो हमने पूरी दवाई खाई 100 mg 50 mg जो भी हमारे ब्लड में प्लाज्मा में मौजूद है, वो कितनी देर में 50% रह जाएगी, कितनी देर बाद, 4 घंटे बाद, 5 घंटे बाद, 10 घंटे बाद। ठीक है, वो टाइम कहलाता है प्लाज्मा हाफ लाइफ ऑफ ड्रग। और इसकी जो डेफिनेशन है वो अक्सर MCQ में आ रही है। ठीक है, प्लाज्मा हाफ लाइफ क्या होता है कि कितने समय बाद दवाई का प्लाज्मा में प्रतिशत, बॉडी की बात नहीं हो रही है, ब्लड स्ट्रीम एंड प्लाज्मा की बात हो रही है, उसमें दवाई 50% रह जाएगी। ठीक है, अब ये काफी इंपॉर्टेंट एक फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर है। क्यों? इट हेल्प्स डिटरमाइन हाउ लॉन्ग ड्रग स्टे इन द बॉडी। इससे हम ये पता लगाते हैं कि दवा बॉडी में कितनी देर रहेगी और उसी के हिसाब से फिर हम अपनी अगली डोज डिसाइड करते हैं। ठीक है, हाउ लॉन्ग ड्रग स्टे इन द बॉडी एंड इन्फ्लुएंसेस, और प्रभावित करती है डोजिंग शेड्यूल एंड फ्रीक्वेंसी। जो डोज का शेड्यूल है, कितनी कितनी देर बाद हमें दवा देनी है। ठीक है, सॉरी, डोज होगा कितनी मात्रा में दवा देनी है और कितनी कितनी देर के बाद देनी है। 200 mg दिन में 3 बार देनी है, 400 mg दिन में 1 बार देनी है। ठीक है, तो ये डोज कितनी रखनी है और कितनी कितनी देर बाद देनी है, ये हम डिसाइड करते हैं हाफ प्लाज्मा हाफ लाइफ से। ठीक है, नाउ द प्लाज्मा हाफ लाइफ इज अफेक्टेड बाय 2 मेजर प्रोसेस। ये जो प्लाज्मा हाफ लाइफ है ये खुद 2 चीजों से प्रभावित होता है, 2 प्रोसेस से। ऑब्वियसली बात है, वो 2 प्रोसेस हम लोग देखते आ रहे हैं। मेटाबॉलिज्म, दवा कितनी जल्दी मेटाबोलाइज हो जा रही है और कितनी जल्दी बॉडी से एक्सक्रीट हो जा रही है। सिंपल है, माइंड में अपने आप आ गया होगा। ठीक है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ ड्रग इनटू मेटाबोलाइट, खास करके लिवर के द्वारा। और एक्सक्रीशन अभी हमने देख लिया, रिमूवल ऑफ द ड्रग एंड इट्स मेटाबोलाइट फ्रॉम द बॉडी। ये दोनों चीजें जाहिर सी बात दिख रही है, जितनी जल्दी एक्सक्रीट करेगा हाफ लाइफ उतना कम हो जाएगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला है टी हाफ का 0.693, अगर याद आ रहा हो आपको। टी हाफ का फॉर्मूला होता था 0.693 अपॉन के करके एक फॉर्मूला हुआ करता था। खैर यहाँ पर है टी हाफ इक्वल टू 0.693 इंटू वीडी। वीडी क्या है? वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, और CL क्लियरेंस। एंड अगेन दिस फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट आपका MCQ के लिए। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखने हैं। तो और एक टर्म जो कि ये इस वाले टर्म से आपके पास MCQ आता है कि अगर मान लो अ ड्रग विद शॉर्ट हाफ लाइफ, किसी दवा की हाफ लाइफ कम है, इज एलिमिनेटेड क्विकली, तो वो जल्दी निकल जाएगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि बताओ एक दवा की हाफ लाइफ कम है तो वो बॉडी से जल्दी निकलेगी, कम निकलेगी? या ऐसे आएगा कि 2 मेडिसिन है, एक बहुत जल्दी एलिमिनेट हो जाती है, एक थोड़ा देर में एलिमिनेट होती है, मतलब रिमूव होती है बॉडी से। तो बताओ किसकी हाफ लाइफ कम, किसकी हाफ लाइफ ज्यादा? ठीक है, एंड मे नीड टू बी टेकन मोर फ्रिक्वेंटली। अब जिसका हाफ लाइफ कम है, जल्दी जल्दी बॉडी से बाहर निकल जाएगी, तो उसको हमें बार बार लेना पड़ेगा, सुबह दोपहर शाम TDS की डोज में आ जाएगा। वाइल अ ड्रग, जबकि कोई ड्रग की लॉन्ग हाफ लाइफ है तो लंबे समय तक बॉडी में रहेगी और उसको हमें फिर लेस ऑफन, कम लेना पड़ेगा। मतलब अगर सुबह ली तो फिर शाम को या फिर 24 घंटे में एक बार। ठीक है, क्लियर है बातें? अब रूट की बात करें, ये हमारा टॉपिक है मेन, रूट्स ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन। ये क्वेश्चन भी आता है सीधा 2 नंबर से लेके 3 नंबर में। ठीक है, तो कौन कौन से रूट हैं? सबसे मेजर रूट, सबसे ज्यादा कौन है? किडनी, देन लिवर, फिर लंग्स है, फिर सलाइवा, थूक से भी निकलता है, मेमोरी ग्लैंड्स, अगर कोई फीमेल है जो बच्चे को लैक्टेशन मतलब दूध पिला रही है तो यस, मिल्क से भी बाहर आता है, और स्वेट, पसीने से भी बाहर आता है। अब बारी बारी से देख लेते हैं इनको। किडनी, ये मेजर ऑर्गन है फॉर ड्रग एक्सक्रीशन। ड्रग को एक्सक्रीट करने के लिए सबसे बड़ा जो काम करता है वो किडनी है। इसका मैकेनिज्म क्या है
हम लोग देख चुके हैं, दवा को फिल्टर करती है ग्लोमेरुलस से, ठीक है। फिर एक्टिव सिक्रीशन होता है जिसको कि हम रीनल ट्यूब्यूल्स के द्वारा रीनल सिक्रीशन भी कहते हैं। देन पैसिव और एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन भी होता है। जिन 3 प्रोसेस से या जो 3 स्टेप हैं आपके यूरिन फॉर्मेशन के, वही 3 स्टेप आप किडनी उसके ड्रग के एक्सक्रीशन के लिए लिख देंगे किडनी के द्वारा, ठीक है। अब एक्सक्रीशन का रूट क्या हो गया, ड्रग एलिमिनेटेड थ्रू यूरिन, फाइनली उसको यूरिन में डिसॉल्व करके बाहर निकालती है। एग्जाम्पल वाटर सॉल्युबल ड्रग्स, याद रखेंगे कौन से ड्रग आए यहाँ पे, स्पेशली वाटर सॉल्युबल ड्रग्स। कुछ एंटीबायोटिक है, पेनिसिलिन वगैरह दे सकते हैं, अदरवाइज जितना भी वाटर सॉल्युबल ड्रग है वो फटाक से कहाँ से निकल जाएगा, यूरिन से बाहर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है लिवर, यकृत। द लिवर मेटाबोलाइजेस ड्रग एंड एक्सक्रीट देम इनटू बाइल, वेरी इंपॉर्टेंट। लिवर वो करके ड्रग को मेटाबोलाइज करके उसको जो बाइल बनाता है ना, बाइल के अंदर डाल देता है, फिर बाइल जाके गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, और जब हम खाना खाते हैं तो वो बाइल क्या होता है, फैट को डाइजेस्ट करने के लिए बाहर निकलता है, और उसी के माध्यम से फिर वो इंटेस्टाइन से होता 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 फीसेस के फॉर्म में चला जाता है, यानी कि पॉटी के रूप में चला जाता है, और फिर वो बॉडी से बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो लीवर ध्यान रखना, लीवर किडनी यूरिन के माध्यम से, लीवर बाइल के माध्यम से, ठीक है, बाइल के फॉर्म में बाइल में डिसॉल्व करवा देता है ड्रग को और बाहर निकाल देता है, ठीक है। ड्रग्स आर मेटाबोलाइज इनटू मोर वाटर सॉल्युबल, लिवर उसको मोर वाटर सॉल्युबल बना देता है। फिर मेटाबोलाइट्स आर सिक्रेटेड इनटू द बाइल, उसको फिर बाइल में डाल देता है और ट्रांसपोर्टेड टू द इंटेस्टाइन, और बाइल के माध्यम से उसे फिर इंटेस्टाइन तक पहुंचा देता है। एक्सक्रीशन रूट क्या हो जाएगा, ड्रग्स आर एलिमिनेटेड इन फीसेस, रूट कौन सा है, फीसेस, पॉटी के माध्यम से, ठीक है। एग्जाम्पल क्या क्या आ जाएगा, मॉर्फिन है, डिजॉक्सिन है, या कोलेस्ट्रॉल डराइव्ड ड्रग्स, सिंपल। तीसरे नंबर में फेफड़े हैं, फेफड़ों से कौन सी भैया, फेफड़े मतलब लंग्स, ठीक है, हम जब सांस छोड़ते हैं तो हाँ, यहाँ से भी जो वोलेटाइल सब्सटेंस है, यानी कि जो मेडिसिन भाप बन जाती है, इसमें खास करके हमारी जो गैसेस एनेस्थेटिक मेडिसिन है, गैस के रूप में जो एनेस्थीसिया दिया जाता है, ठीक है, और जो गैसेस फॉर्म में मेडिसिन रहती है। मैकेनिज्म क्या है, वोलेटाइल ड्रग्स, जो वोलेटाइल ड्रग्स होती है डिफ्यूज इनटू द एल्वुलाई, वो ब्लड से जैसे ऑक्सीजन CO2 एल्वुलाई में आकर के हमारे मुंह से बाहर निकलता है, उसी प्रोसेस से वो दवा भी एल्वुलाई में आकर के बाहर हम फिर उसे एक्सहेल कर देते हैं, छोड़ देते हैं अपने सांस के द्वारा, ठीक है। एक्सक्रीशन का रूट क्या हो जाएगा, एलिमिनेटेड वाया एक्सहेल्ड एयर, जो हमने सांस छोड़ी है उसके माध्यम से दवा बाहर चली जाती है। एग्जाम्पल इसमें मेन आएगा एनेस्थेटिक गैसेस, जैसे हेलोथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, और अल्कोहल। आप लोगों ने देखा होगा जो लोग अल्कोहल पीते हैं उनके पास से बात करते हैं तो बदबू आती है अल्कोहल की, है ना, हम लोग कहते हैं दारू पी रखी है, तो पेट से नहीं आ रही है। अल्कोहल क्या है, वेपराइज हो रही है, ब्लड में जा चुकी है बहुत ज़्यादा, ब्लड से डिफ्यूज होकर गैसेस फॉर्म में वो कहाँ आ रही है, एल्वुलाई में आ रही है, और जब सांस करते हैं तो सांस की भाप से वो बाहर निकलती है, तो सामने वाले को वो भाप लगती है, पेट से नहीं आती है, ध्यान रखना। वो जो अल्कोहल की बदबू आ रही है कहाँ से आ रही है, सांसों से आ रही है, भाप से आ रही है, ठीक है, क्लियर। स्किन में पसीना है, स्किन एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ ड्रग्स थ्रू स्वेट, पसीने के माध्यम से कुछ निकालता है, ठीक है। इसका मैकेनिज्म क्या है, दवा जो हमारे ब्लड में फ्लो कर रही होती है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म होने के बाद वो डिफ्यूज हो जाती है स्वेट ग्लैंड में, जो पसीने की ग्रंथियां होती हैं उसमें चली जाती है, और वहां से फिर जब पसीना बाहर आता है तो दवाई भी हमारी बाहर आ जाती है। और यही वजह होती है कई बार कुछ खास दवाइयाँ खाने के बाद वो पसीने से जब बाहर आती हैं तो कुछ कई बार स्किन इन्फेक्शन भी हो जाते हैं, तो डॉक्टर समझ जाता है कि ये दवाई खाइए इसका असर है, तो अक्सर कुछ लोगों को वो दवाई खाने के बाद इन्फेक्शन होता है। उसका रीज़न क्या होता है, पसीने से बाहर आई है और लंप पता सुबह सवेरे ही पसीने में बाहर आ गए, ध्यान नहीं दिया, पूरे दिन से पसीना पसीना है, शाम तक वो दवा अपना स्किन के साथ रिएक्ट करके इन्फेक्शन कर देती है, ठीक है। तो एक्सक्रीशन रूट क्या हो जाएगा, ड्रग्स आर एलिमिनेटेड इन स्वेट, पसीने से बाहर आ रही है। एग्जाम्पल हैवी मेटल्स हैं और कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है। देन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जी हाँ, हमारी इंटेस्टाइन, द GI ट्रैक्ट एक्सक्रीट ड्रग डेट आर नॉट एब्जॉर्ब्ड और आर सिक्रेटेड इनटू द इंटेस्टाइन, वो दवाइयां जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाई हैं तो वो तो सिंपल इंटेस्टाइन से होती हुई पॉटी के रास्ते चली जाएंगी बाहर, या कई बार क्या होती है, इंटेस्टाइन के जो सेल्स होते हैं वहां पे जो दवाई पहुंच गई है वो, या ब्लड वेसल्स हैं, वो खुद कुछ दवाइयों को बाहर इंटेस्टाइन में सिक्रीट कर देती हैं, निकाल देती हैं, ठीक है।
मैकेनिज्म क्या है, ड्रग्स में बी डायरेक्टली एक्सक्रीटेड इनटू द इंटेस्टाइन, या तो दवा जो है डायरेक्टली एक्सक्रीट हो जाएगी, वहां के इंटेस्टाइन के जो सेल्स हैं जो एब्जॉर्ब हो रखी है वो डायरेक्ट इंटेस्टाइन में छोड़ देगा उसको, या बाइल कंटेनिंग ड्रग मेटाबोलाइट एंटर द इंटेस्टाइन, या फिर जो बाइल लेकर के आ रहा है उसके माध्यम से वो दवा को बाहर निकाल देगा। तो अगेन ये भी, इसका भी रूट क्या रहेगा, फीसिस, पॉटी के माध्यम से। एग्जाम्पल, जितना भी ओरली एडमिनिस्ट्रेड ड्रग्स है डेट आर पुअरली एब्जॉर्ब, जो पूरी तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है उसको इंटेस्टाइन आगे ढकेल देती है, वो फीसिस के रूप में बदल जाता है, फीसिस के साथ बॉडी से बाहर निकल जाती है। ठीक है। देन सेलिवरी ग्लैंड्स, ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ ड्रग्स आर एक्सक्रीटेड इन सलाइवा, थोड़ा सा छोटा सा अमाउंट होता है, बहुत ज्यादा नहीं। इसका मैकेनिज्म क्या है, ड्रग डिफ्यूज इनटू द सलाइवा, जो ब्लड वेसल से होती है वहां से दवाइयां सलाइवा में आ जाती हैं, ठीक है, फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम। अनआयनाइज्ड लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स, यहाँ पर खास करके जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स हैं वो एक्सक्रीट होती हैं पैसिवली, मतलब ऑटोमेटिक डिफ्यूज हो रही हैं बिना एटीपी खर्च किए। अब समझो, द बिटर टेस्ट इन द माउथ, कई बार इलाज ट्रीटमेंट चल रहा होता है और मुंह कड़वा रहता है दवाई खाने की वजह से, वो यही होता है, दवा हमारे सलाइवा में आ रही होती है। ठीक है, द बिटर टेस्ट इन द माउथ ऑफ अ पेशेंट इज इंडिकेशन ऑफ ड्रग एक्सक्रीटेड, वो जो कड़वा कड़वा टेस्ट आ गया है पेशेंट में, वो इंडिकेट करता है कि दवा क्या हुई है, एक्सक्रीट हुई है। ठीक है, क्लियर है। हिंदी वाले बच्चे मेरे को कमेंट करके जरूर बता देंगे, मैं हिंदी इंग्लिश पढ़ के एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, और हिंदी में तो फिर कोई दिक्कत है नहीं ज़्यादा, उसको आप पढ़ के समझ सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को जरूर कमेंट करें, ठीक है ना। मेरी समझ से हिंदी वाले बच्चों को मजा आ रहा होगा पढ़ने में, इंग्लिश वाले बच्चों को भी आ रहा होगा जिनको हिंदी थोड़ी थोड़ी समझ में आती है। ओके, एक्सक्रीशन रूट, ड्रग्स आर एलिमिनेटेड इन सलाइवा, ड्रग्स सलाइवा से बाहर निकल रही है। एग्जांपल, लिथियम है, इथेनॉल है और कुछ एंटीबायोटिक्स है। देन मेमोरी ग्लैंड्स, ये केवल उन लोगों के लिए लागू है जो मदर्स हैं, जो इन्होंने बच्चों को अभी क्या किया, फीड करा रही है, मतलब दूध पिला रही है। ड्रग्स कैन बी एक्सक्रीटेड, हो सकती है, हर दवा नहीं, कुछ दवाइयां होती हैं। इसका मैकेनिज्म क्या है, अगेन वही, आसपास के जो ब्लड खून की नलियां होती हैं, यानी कि ब्लड वेसल्स होते हैं, वहां से जो फ्री अनआयनाइज्ड ड्रग होता है और लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होते हैं वो डिफ्यूज कर जाते हैं, सेल को क्रॉस करके मिल्क में आ जाते हैं। अब यहाँ से एक सवाल उठता है, ऐसे तो बच्चे को खतरा है, बच्चे की बॉडी में दवा जाएगी, तो उसका आंसर भी आपको यहाँ मिलेगा नोट में कि केवल टोटल दवाई जो खाती है मदर, उसका लेस देन 1% से भी कम फ्रैक्शन, कम हिस्सा जो होता है वो मिल्क में आता है। और उसके बाद बच्चा पूरे दिन में जो दूध पीता है, ऐसा तो है नहीं कि पूरी दवाई जो आगे पूरी वो कर लेगा करके, उसमें से भी बच्चा जो है कंज्यूम्ड बाय इन्फेंट इज टू लेस, उस 1% से भी फिर वो बहुत कम ही जो दूध पीता है उससे वो उसकी बॉडी में जाता है, बाद बाकी फिर उसकी बॉडी निकाल देती है बाहर। ठीक है, तो इसीलिए बच्चे को वो खतरा नहीं होता है, और जिससे वाकई में खतरा होता है डॉक्टर्स को पता होता है, वो दवाइयाँ वो प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं। ठीक है, और अगर मजबूरी में की जाती है तो डॉक्टर बोल देगा कि भाई 8 दिन 10 दिन बच्चे को आप अपना दूध नहीं पिलाएंगे, अगर ऐसी कंडीशन क्रिएट होती है तो। ठीक है, एक्सक्रीशन रूट, अगेन क्या आ गया, ब्रेस्ट मिल्क, यहाँ बताना है किसके थ्रू बाहर निकल रहा है एक्सक्रीशन रूट में, वो बता देना आपको। एग्जाम्पल, कैफीन, अल्कोहल और सर्टेन एंटीबायोटिक। इसीलिए कहा जाता है कि लैक्टेटिंग मदर, जो माताएं अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं, कैफीन, कॉफी, चाय ज़्यादा ना पिएं। ठीक है, कॉफ़ी ज़्यादा ना पिएं, बच्चे में जाती है वो, बच्चे की नींद खराब होती है, बच्चे को वही 18-18 घंटे की नींद चाहिए होती है। ठीक है, दूसरा अल्कोहल, वो माताएं अल्कोहल का सेवन ना करें, अल्कोहल बहुत जल्दी मिल्क में डिफ्यूज होकर के बच्चे के अंदर जाता है, नुकसान करता है बच्चे को, बच्चे के अंदर उतने ज़्यादा लिवर में एंजाइम्स नहीं प्रिपेयर हो पाए हैं। हमने पीछे पढ़ा था मेटाबॉलिज्म के दौरान, इन्फेंट में एंजाइम प्रिपेयर नहीं हो पाते हैं, इमेच्योर होते हैं, तो अगर अल्कोहल जाएगा उनकी बॉडी में तो डैमेज करेगा। ठीक है, रीजन आपको समझ में आ रहे होंगे। अब ये एक समरी बना दी है भाई, एक्सक्रीशन रूट, किडनी में एक्सक्रीशन रूट यूरिन है, एग्जांपल है यहाँ पर, ये आप चाहो तो इस तरह से एक समरी के तौर पे, ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। ठीक है, नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग। कौन कौन से फैक्टर हैं, सिंपल है हमारे पास। सबसे पहले जो अफेक्ट करेगा वो है मॉलिक्यूलर वेट एंड साइज। जाहिर सी बात है, जो छोटे मॉलिक्यूल होंगे वो बहुत इजीली क्या होंगे, फिल्टर हो जाएंगे और ग्लोमेरुलस उन्हें छान देगा और वो किडनी से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है,
जो लार्ज मॉलिक्यूल है वो उतनी तेजी से बाहर नहीं निकल पाएंगे, तो लार्ज मॉलिक्यूल ज्यादातर बाइल के थ्रू फीसिस से बाहर निकलेंगे। ठीक है, लिपिड सॉल्युबिलिटी और आयनाइजेशन की बात करें, जो फैट सॉल्युबल ड्रग हैं, लाइपोफिलिक ड्रग्स हैं, वो सेल मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर जाएंगे। और यहां पर एक दिक्कत होती है, जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होते हैं वो रीएब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं। इसको हम लोगों ने मेटाबॉलिज्म वाले पार्ट में पढ़ा था, ठीक है ना। तो ये वापस से रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, इसीलिए इनका वाटर सॉल्युबल होना जरूरी है। वापस रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे तो बॉडी से बाहर नहीं निकलेंगे या कम मात्रा में निकलेंगे, एक्सक्रीशन हमारा स्लो हो जाएगा। वहीं पर जो हाइड्रोफिलिक ड्रग्स है वो आयनाइज ड्रग्स या आयनाइज ड्रग्स जो आयन के फॉर्म में है, उनके ऊपर चार्ज है, तो वो कैनॉट रीअब्जॉर्ब, वो वापस से रीअब्जॉर्ब यानी कि सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते हैं और तेजी से यूरिन से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, थर्ड है प्रोटीन बाइंडिंग। ये हम जानते हैं, जो ड्रग अगर प्रोटीन से बंधा हुआ है तो वो एक्सक्रीट नहीं हो पाएगा, भले ही ग्लोमेरुलस में जाएगा, वहां से भी फिल्टर नहीं होगा क्योंकि वो ब्लड की प्रोटीन में बंधा हुआ है। पढ़ चुके हैं इसको। यूरिनरी पीएच, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर, ठीक है, आपका यूरिन का पीएच क्या है, अगर एसिडिक यूरिन है तो वो बेसिक ड्रग को क्या कर देगी, आयनाइज कर देगी, और जो ड्रग आयनाइज हो जाएगी उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा तो वो तेजी से क्या होगा, एक्सक्रीट होगा, उसका रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा। ठीक है, और अगर अल्कलीन यूरिन है तो वो प्रमोट करता है आयनाइजेशन ऑफ एसिडिक ड्रग जैसे कि एस्प्रिन, फिनोबार्बिटल, वो तेजी से इनको एक्सक्रीट करती है। ये एक कहीं ना कहीं आप पढ़ेंगे जाके, जो पॉइजन होता है, पॉइजन अगर हमारा एसिडिक है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसके यूरिन को दवा खिलाकर क्या बनाते हैं, बेसिक बनाते हैं, जिससे कि पॉइजन बिल्कुल भी रीअब्जॉर्ब ना हो, बॉडी से तेजी से बाहर निकल जाए। ध्यान रखना, यूरिन का जो पीएच है वो अफेक्ट करेगा आयनाइजेशन ऑफ ड्रग को, और आयनाइज ड्रग वापस से रीअब्जॉर्ब नहीं होते हैं, जो रीअब्जॉर्प्शन वाली प्रोसेस होती है किडनी के अंदर, और तेजी से वो बाहर निकल जाते हैं, फिर मतलब वापस रीअब्जॉर्ब नहीं होंगे। ठीक है, एज की बात करें, जो न्यूनोट्स, इन्फेंट्स, जो बच्चे हैं, इमेच्योर रीनल एंड हेपेटिक सिस्टम, उनका जो रीनल और हेपेटिक सिस्टम है वो इमेच्योर होता है, तो क्लियरेंस उतनी अच्छी नहीं होती है। ठीक है, जो बूढ़े हैं उनका भी जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है, किडनी में ब्लड फ्लो होता है, वो काफी कम हो जाता है, तो उनका भी क्या है, दिक्कत हो जाता है, एक्सक्रीशन कम हो जाती है। तो ये सारे क्या है, फैक्टर्स हैं। ब्लड फ्लो, ब्लड का फ्लो कैसा है ऑर्गन के पास, बहुत ज्यादा ब्लड फ्लो है, जैसे किडनी में बहुत अच्छा ब्लड फ्लो आ रहा है तो फिल्ट्रेशन अच्छा होगा। अब किसी वजह से किडनी के पास ब्लड की सप्लाई कम हो रही है तो फिल्ट्रेशन अच्छा नहीं होगा, ब्लड फिल्टर नहीं होगा और एक्सक्रीशन अच्छा नहीं होगा। ठीक है, देन रीनल फेलियर या किडनी डिजीज, अगेन वही, किडनी कोई प्रॉब्लम है, जीएफआर उसका कम हो गया है या ट्यूब्यूल्स उसके डैमेज हो गए हैं तो एक्सक्रीशन हमारा कम हो जाएगा। हेपेटिक फेलियर, अगर लीवर हमारा क्या है, गड़बड़ है, काम नहीं कर रहा, तो मेटाबॉलिज्म कम करेगा, तो लंबे समय तक दवाई बॉडी में रहेगी। सब पुराने वाले। कार्डियोवास्कुलर डिजीज, यानी कि हार्ट पूरी क्षमता से पंप नहीं कर पा रहा है तो लिवर के पास, किडनी के पास पर्याप्त मात्रा में ब्लड नहीं पहुंचेगा, अगेन एक्सक्रीशन कम हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा, दवा बाहर नहीं निकलेगी। ठीक है, कुछ और चीजें हैं जैसे ड्रग इंटरेक्शन और एक्सटर्नल फैक्टर। ये चीज कॉम्पिटिटिव ट्यूबुलर सिक्रेशन, कई बार दो दवाओं में कॉम्पिटिशन होता है कि पहले मैं निकलूंगा कि पहले मैं निकलूंगा। ठीक है, ऐसा भी होता है। यस, टू ड्रग शेयरिंग द सेम ट्रांसपोर्टर इन द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, जो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल होता है वहां पे एक ही ट्रांसपोर्टर होता है, वहां पे दो दवाइयों के लिए सेम ट्रांसपोर्टर है। ठीक है, तो वो दोनों लड़ाई करती हैं, कंपटीशन होता है। इसमें एक एग्जांपल है, जैसे प्रोबिनसिड ब्लॉक द एक्सक्रीशन ऑफ पेनिसिलिन, अगर ये दोनों आपने साथ में ले रखी हैं तो प्रोबिनसिड पेनिसिलिन के एक्सक्रीशन को ब्लॉक कर देगा। कीपिंग पेनिसिलिन लेवल हायर, ये खुद बाहर निकलता रहेगा, पेनिसिलिन का एक्सक्रीट नहीं होने देगा और पेनिसिलिन का लेवल बॉडी में हाई हो जाएगा, टॉक्सिसिटी हो सकती है। ठीक है, देन डाइट एंड मेडिकेशन की बात करें तो कुछ ड्रग्स होते हैं, कुछ फूड होते हैं जो यूरिन के पीएच को चेंज कर देते हैं। पीएच चेंज होगा तो दवाई का भी क्या होगा, आयनाइजेशन बदल जाएगा और उसका एक्सक्रीशन कम हो जाएगा। मोटा मोटा अगर आप याद रखें तो जो अनबाउंड ड्रग है, प्रोटीन से बंधे नहीं है, हाइड्रोफिलिक है यानी कि वाटर सॉल्युबल, और आयनाइज्ड ड्रग्स हैं, वो बहुत तेजी से बॉडी से क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। वेयरएज प्रोटीन बाउंड, लाइपोफिलिक और अनआयनाइज्ड ड्रग, इनका जो एक्सक्रीशन है वो धीमा होता है। सिंपल सी कहानी। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट पुराना वाला था, कुछ भी नया नहीं था, छोटा लेक्चर था ये। ठीक है, कल आपकी क्लास लेकर के इसका लास्ट जो लेक्चर है उसको भी हम लोग क्या कर लेंगे, फिनिश कर लेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल। ओके, गुड नाइट।